वेलकम टू माय चैनल मकसद ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, तबादला कैसे होता है। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसेस एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो हायर एनिमल्स में या ह्यूमंस में कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से गैसों का तबादला होता है। We can divide the respiratory system in two parts, the air passageway and the lungs. हवा का रास्ता और जो फेफड़े हैं, इन ये दो हिस्से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ह्यूमन बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, ब्रेन, लीवर, स्टोमक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनीज एंड लंग्स। और आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा होता है, हमारी नेजल कैविटी से शुरू होता है और लंग्स तक जाता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो थक जाते हैं, मसल फटीग फील करते हैं, हम थकावट फील करते हैं मसल्स में। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। मसल्स को क्या क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। आपने गौर किया होगा, नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह, क्योंकि आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जबकि नॉर्मल रूटीन भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है। हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है हमारी बॉडी। तो लंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, लंग्स क्या होते हैं। द लंग्स आर बैग लाइक ऑर्गन्स। क्या होते हैं, एक थैलानुमा ऑर्गन्स होते हैं दैट आर द पार्ट ऑफ बॉडीज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं लंग्स। आगे हम पीछे हमने पढ़ा भी है, जो कि क्या करते हैं, ब्रीथिंग। ऑल द एल्वुलाई ऑन द साइड कंस्टिट्यूट ऑन अ लंग। एल्वुलाई क्या है, आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। जो एल्वुलाई है, वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग। हर लंग में एल्वुलाई का होती है। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थॉरैक्स कैविटी। हमारी थॉरैक्स कैविटी में यानी सीने में क्या होती है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, दो लंग्स हैं, दो फेफड़े हैं। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड द रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारी चेस्ट है वो क्या होती है, 12 पसलियों से बनी होती हैं। और जो पसलियों के साथ रिब्स के साथ मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. एक डायफ्राम होता है, एक मोटी मस्कुलर साख्त जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो लंग्स के नीचे मौजूद होता है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। जो हमारा बायां फेफड़ा है वो क्या होता है, स्लाइटली यानी थोड़ा सा छोटा होता है बनिस्बत दूसरे के, राइट साइड के लंग की निस्बत वो छोटा होता है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज 2 lobes। क्या होते हैं, लेफ्ट साइड लंग में क्या होते हैं, 2 lobes होते हैं, जबकि राइट साइड लंग इज बिगर विद 3 lobes। राइट साइड के फेफड़े में क्या होते हैं, 3 लोब होते हैं। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। फेफड़े क्या होते हैं, स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि स्फीज और लचकदार होते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। इनके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ द pulmonary arteries and veins. Each lung is enclosed by 2 membranes called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane. हर फेफड़ा क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें बैरूनी और अंदरूनी प्लेउरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्याह माया है जो फेफड़ों के ज़्यादाना फैलने और सिकुड़ने के लिए रगड़ से बचाव यानी लुब्रिकेशन मुहैया करता है। जब हम ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो इस अमल के दौरान फूलने और सिकुड़ने
के दरमियान जो लुब्रिकेशन रगर है उससे बचाव के लिए क्या करती है, हमें ये सियाल माया रगर से बचाव के लिए लुब्रिकेशन मुहैया करती है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, हम सांस लेते हैं उसका मैकेनिज्म है। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेज एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर हवा जाती है, जो इसके बाद फेफड़ों में ऑक्सीजन यानी गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हम बाहर निकाल देते हैं। देयर आर टू फेसेस ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, यानी कि जो हमने हवा ली है अंदर अपनी जिस बॉडी के गई है उसे हम बाहर निकालेंगे। और इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो देखते हैं एयर इनहेल्ड, तो जब एयर इनहेल्ड होती है वो कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर। और डायाफ्राम जो है वो ऊपर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूव डाउन। एंड एक्सहेलेशन डायग्राम रिलैक्सेस, वो रिलैक्स हो जाता है। इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब्स आर रेज्ड। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जब भी हम सांस अंदर खींचते हैं तो मसल जो होते हैं, रिब्स के मसल्स वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। इसी दौरान जो गुम्बदनुमा हमारा डायफ्राम है, वो डोम शेप का, वो क्या होता है, लोड हो जाता है, नीचे हो जाता है। इन हरकत से सीने के खला का जो रकबा होता है, जिन्हें एरिया होता है वो थोरेक्स कैविटी का, वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर जो होता है हमारे लंग्स पर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। As a result, the lungs expand and the air pressure within them also decrease. फेफड़े होते हैं, दबाव जो फेफड़े होते हैं उन पर जो दबाव होता है उसमें कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में फेफड़े फैल जाते हैं और उनके अंदर का हवा का दबाव भी कम हो जाता है। यानी कि जो एयर है हम इनहेल की वो कम हो जाता है, बाहर की हवा फिर तेज़ी से फेफड़ों में अंदर। जब आपने वैक्यूम वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, वैक्यूम में जब हवा कम होती है, खला ज़्यादा होता है, तो तेज़ी से हवा वैक्यूम की तरफ जाती है। प्रेशर क्योंकि उधर कम होता है। जब भी इसी तरह हमारे फेफड़ों में यानी लंग्स में जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर की हवा है वो लंग्स के अंदर जाएगी, इसलिए बाहर की हवा तेज़ी से फेफड़ों में दाखिल होती है, ताकि जो प्रेशर है बोथ साइड का, बाहर की साइड और इनर साइड का, आउटसाइड और इनर साइड का, वो इक्वलाइज हो जाए। और इसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हवा को बाहर भी निकालते हैं। सारी बात है, सांस हम लेते हैं तो हवा अंदर जाती है जिस्म के अंदर, तो हवा बाहर भी निकालते हैं हम। तो हवा को बाहर निकालने का अमल हम क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन एंड एक्सहेलेशन। आफ्टर द गैसेज एक्सचेंज, जब हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है तो वहाँ गैसों का तबादला होता है। तो उसके बाद द इम्प्योर एयर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल होती है, वो बाहर निकाल दी जाती है एक्सहेलेशन के ज़रिए। एंड द रिब मसल्स रिलैक्स, जो रिब के मसल्स होते हैं, पसलियों के रिब्स के, वो क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। जो डायफ्राम होता है वो भी क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और अपनी जगह पर वापस आ जाता है। एंड दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें जो स्पेस है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो लंग्स में प्रेशर है वो बढ़ जाता है। एंड द इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स एंड द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। जब लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो एयर है हमारे लंग्स में वो क्या होगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। आगे हमने ये तो पढ़ लिया कि इंसान में गैस, हवा अंदर जाती है, गैसेज एक्सचेंज होती हैं और हवा फिर बाहर जाती है। लेकिन गैसेज एक्सचेंज होती हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। ह्यूमंस ब्रीथ 16-20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एट रेस्ट। एक नॉर्मल इंसान जो है वो क्या करता है, आम हालात में उसकी सांस लेने की रफ्तार जो होती है 16 से 20 मरतबा फी मिनट होती है। पर मिनट 16 से 20 मरतबा वो ब्रीथ करता है एट एन रेस्ट, नॉर्मल, जब आराम की हालत में होता है।
और जो इन द ब्रेन द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्रेन। जो हम सांस लेते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो बढ़ जाती है ब्लड में। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में हमारे, वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो सिग्नल भेजता है कि ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाए और ऑक्सीजन को इनहेल किया जाए। अब हम पढ़ते हैं एयर पैसेज वे। हम इसमें देखेंगे कि हमारे जिस्म में गैसों का तबादला होता कैसे है। पहले तो हम देखेंगे हवा किन किन रास्तों से गुजरकर लंग्स तक जाती है। पहले तो हमने जनरली देखा कि हवा लंग्स के अंदर जाती है, गैसों का तबादला होता है और उसके बाद हवा बाहर निकल जाती है, जिसके दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे जिस्म में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो हवा किन किन पार्ट से गुजर कर जाती है और वह गैसों का तबादला कहाँ पर होता है। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। हम अब पार्ट्स को देखेंगे जिनके ज़रिए हवा जो है बाहर से लंग्स के अंदर आती है और उसके बाद गैसेज एक्सचेंज यानी गैसों के तबादले के बाद बाहर चली जाती है। पार्ट्स ऑफ पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट्स द नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी। पहले हम आ जाते हैं कि नोज, जिसमें अंदर क्या होता है, नेजल कैविटी के बारे में हम देखते हैं। नाक के अंदर खाली जगह, नाक के अंदर जो खाली जगह होती है वो हमें क्या कहते हैं, उसे नेजल कैविटी। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। जो हमारी नाक है वो दो ओपनिंग होती हैं उसकी, उसे हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। आपको पता है आपकी नाक में दो ओपनिंग है, उसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं और वो डिवाइडेड की जाती है एक वॉल के जरिए। And the each portion is lined by a fine hairs and mucus which filter the dust particles from the air। हमारे हर एक पोर्शन में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, जो क्या करता है हवा को इनहेल करते वक्त जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें वहीं पर रोक लेता है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देता। The mucus also moisten and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of body। और जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, वो जो इनकमिंग एयर होती है उसे नमी देता है और उसे गर्म रखता है, यानी मॉइस्चर यानी मॉइस्चराइज करता है, उसे नमी देता है और उसे गर्म रखता है ताकि वो उसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के इक्वल हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है और जो बाहर का वो एक्सचेंज करता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए म्यूकस हेल्प करता है हमें कि इनकमिंग जो एयर है हम इनहेल कर रहे हैं उसे हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर दे। इधर आप डायग्राम देख रहे हैं जिस पर हम क्या कर रहे हैं कि नेजल कैविटी सारे पार्ट्स बताए गए हैं। नेजल कैविटी से हवा दाखिल होती है नेजल कैविटी में नोस्ट्रिल्स की वजह से, ये आप नोस्ट्रिल्स देख रहे हैं, नोस्ट्रिल्स हैं, उससे हवा दाखिल होती है नेजल कैविटी में जाती है। और ओरल कैविटी जो है उससे हम खाना खाते हैं, उससे भी हवा हमारे जिस्म में जाती है, लेकिन उसका हमारे इस लेसन से कोई ताल्लुक नहीं, उससे हम खाने के अमल के दौरान ये पढ़ेंगे। और जो नेजल कैविटी है उससे हवा कहाँ जाती है, फेरिंक्स में, और फेरिंक्स से फिर जाती है एसोफेगस, एसोफेगस से लैरिंक्स में, और लैरिंक्स से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया के आगे जो दो हिस्से हैं वो उन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, उससे फिर एल्वेओलर डक्ट और फिर एल्वेलाई में। आगे हम इन्हें तफसील से पढ़ते हैं। The nasal cavity opens into the pharynx by means of two small openings called internal nostrils। जो हमारे नाक है, हमारी नोज है, उस नेजल कैविटी के अंदर वाली साइड पे, इंटरनल साइड पे भी दो नोस्ट्रिल्स होती हैं जैसे बाहर की साइड पे है, उन्हें हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं, जो कि कहाँ खुलती हैं, फेरिंक्स में। यहाँ से हवा नोस्ट्रिल से, आउटर नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में गई और इंटरनल नोस्ट्रिल से वो कहाँ पर गई, फेरिंक्स में। द फेरिंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज अ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। फेरिंक्स क्या होता है, वो एक
मस्कुलर होता है, पैसिव होता है, जो कि खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। और ये जो रास्ता है एसोफेगस के सुराख और लेरिंक्स तक फैला होता है। It extends to the opening of the esophagus and the larynx. The air goes from the pharynx into the larynx. Esophagus क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो वो esophagus होता है, उधर हमारा खाने वाली खुराक जो होती है वो जाता है मटेरियल। तो जो हवा है वो pharynx से larynx में जाती है, esophagus में नहीं। We know that glottis is a narrow opening at the floor of the pharynx, which leads into the larynx. हवा फेरेंक्स से लैरिंक्स में जाती है। हम जानते हैं कि फेरेंक्स के जो फर्श पर है एक सुराख है ग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स जो है वो लैरिंक्स में खुलता है। जो हमारे पास है एक नाली है, उसमें एक सुराख होता है और जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस जो होता है वो लैरिंक्स में खुलता है। और इधर एक पर्दा भी होता है। द लैरिंक्स इज अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इट इज अ प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड द ट्रेकिया। जो लैरिंक्स है वो क्या होता है, एक बॉक्स जो होता है वो कार्टिलेज से बना होता है और फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान पाया जाता है। और इधर एक एपिग्लॉटिस भी होता है। टिश्यू का एक पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है ग्लॉटिस की हिफाजत करता है। जबकि हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना का जो मवाद है, पार्टिकल्स हैं, वो हमारे लंग्स में न चले जाएं, इससे बचाव के लिए हमारे ग्लॉटिस पर क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस होता है, एक पर्दा होता है जो कि हमारे जिस्म में, हमारे लंग्स के अंदर खाना के पार्टिकल्स को, खुराक के पार्टिकल्स को जाने से रोकता है, बचाता है। जो लैरिंक्स होता है उसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। एंड द टू पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंक्स। हमने पढ़ा कि लैरिंक्स कार्टिलेज का बना होता है और ये फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में होता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि आला सूत यानी आवाज़ पैदा करने वाला खाना भी कहा जाता है। इससे हम क्या कहते हैं, आवाज़ पैदा होती है। लैरिंक्स के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ रेशेदार पट्टियों के दो जोड़े होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइब्रस बैंड। फाइब्रस बैंड के क्या होते हैं, दो जोड़े होते हैं और इन पट्टियों को हम क्या कहेंगे, वोकल कॉर्ड्स। जब भी हवा वोकल कॉर्ड से गुजरती है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासेस थ्रू देम। जब भी हवा वोकल कॉर्ड से गुजरती है तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है, ताश है, उससे क्या होता है, साउंड पैदा होती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। लेरिंक्स कंटिन्यूज टू द ट्रेकिया। लेरिंक्स क्या होता है, ट्रेकिया तक कंटिन्यू चलता है मुसलसल, यानी कि लेरिंक्स से आगे ट्रेकिया होता है, विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, हवा की नाली, विंड पाइप भी कहते हैं। और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। हमारे जिस्म के अंदर जो ट्रेकिया की लंबाई है वो नॉर्मली क्या होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और एसोफेगस के सामने की तरफ मौजूद होता है। जो ट्रेकिया है वो एसोफेगस के बिल्कुल सामने होता है, लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। एंड देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेज। ट्रेकिया में क्या होती है, सी शेप की कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो क्या करती है, ट्रेकिया को सिकुड़ने से बचाती है। जब उसके अंदर से हवा ना गुजर रही हो तो उसे सिकुड़ने से बचाती है। On the entering the chest cavity, the trachea divides into two smaller tubules called bronchi. जो जब ट्रेकिया जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी में दाखिल होता है तो वो दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। और अगर एक हम सिंगुलर कहें तो वो ब्रोनकस होगा। द ब्रोनकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। ब्रोनकाई के अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, जैसे कि ट्रेकिया में है, जो कि उसे क्या करती हैं, सिकुड़ने से बचाती हैं। Each bronchus enters into the lungs of its outside and then divides into smaller branches. जब एक जो ब्रोनकस है वो लंग में दाखिल होता है, फेफड़े में दाखिल होता है, दो ब्रोंकाइज हैं और फेफड़े भी दो हैं, तो ईच ब्रोनकस एंटर्स इनटू द लंग। जब वो
फेफड़े में दाखिल होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर ब्रांचेस में, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स until they make several fine tubes called bronchioles। वो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। The bronchioles progressively lose the cartilages as they become narrower, and the bronchioles end as fine tubules called the alveolar duct। जो ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड होती है छोटी छोटी शाखाओं में, ब्रांचेस में, तो वो क्या करती है, ब्रोंक्यूल्स बना देती है। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं यानी कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बनते हैं वो प्रोग्रेसिवली वो डिवाइड होते जाते हैं, वो नैरो नैरो छोटे से छोटी ब्रांचेस शाख बनाते जाते हैं, प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरो। और जो उनमें जो कार्टिलेज होती है, रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजेस रिंग, वो जैसे जैसे वो ब्रीक होती जाती हैं, छोटी छोटी होती जाती हैं, ब्रांचेस शाख पतली होती जाती हैं, तंग होती जाती हैं, वो क्या होती हैं, उनमें कार्टिलेज खत्म होता जाता है। और आखिर पे क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो फाइन ट्यूब्यूल्स यानी बहुत ब्रीक ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट। और जो एल्वियोलर डक्ट होती है, ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पॉन्च कॉल्ड एल्वियोलाई। जो हर एल्वियोलर डक्ट है, थैलियां होती हैं हवा की, वो एल्वियोलाई के एक गुच्छे में खुलती हैं। The alveoli from the respiratory surface in a human body। जो एल्वेलाई होती है वो क्या करती है, इंसान के जिस्म में गैसों के तबादले की सतह बनाती है। अब हमने यहाँ देखा कि द एल्वेलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन द ह्यूमन बॉडी, कि जो गैसों का तबादला होता है जब हम हवा इनहेल करते हैं और फिर एक्सप्रेशन करते हैं यानी हवा बाहर निकालते हैं, तो जो उसके दौरान गैसेस का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पर होता है, एल्वेलाई पे। लंग्स के अंदर आखिरी जो छोटी छोटी शाखें होती हैं एल्वेलाई, वो गुच्छे बन जाते हैं, वहाँ पर गैसों का तबादला होता है। ईच एल्वेलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो हर एल्वेलाई होती है वो एक थैली नुमा साख्त होती है, और इसकी दीवारों पे एप्थिलील, इट्स बाउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एप्थिलील सेल की एक तह होती है, कैपिलरीज का एक जाल इसको घेरे होता है, एप्थिलील की लेयर होती है, और वो उससे क्या होते हैं, कैपिलरीज में घेरा होता है। Each pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enters the lungs and branches into the arterioles and then into capillaries which surround the alveoli। क्या होता है, दिल से जो ऑक्सीजन के बगैर यानी डीऑक्सीजनेटेड जो खून होता है, वो पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में दाखिल होकर आर्टियोल्स और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है, और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, एल्वेलाई के गिर्द गिलाफ बनाती हैं, और फिर क्या होता है, आपस में मिलकर वेन्यूल्स बना देती हैं। These then join together to form the venules। वो ज्वाइंट हो जाती हैं और क्या करती हैं, वेन्यूल्स बना देती हैं, which form pulmonary vein। क्या वो क्या बनाते हैं, pulmonary vein बनाते हैं। And the pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart। अब यहाँ क्या हुआ, pulmonary artery blood लेके आई जिस ऑक्सीजन के बगैर, वहाँ क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड खून है वो बाहर की तरफ गया लंग्स के अंदर, और वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड खून है वो वापस कहाँ गया, हार्ट में। ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड खून था वो वापस दिल की तरफ गया, हार्ट की तरफ गया, वापस चला गया। इस तरह क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हो गई, पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड खून जो हार्ट से लिया उन्हें लंग्स तक पहुंचाया, उधर गैसेस एक्सचेंज हुई, और जो ऑक्सीजनेटेड खून था वो पल्मोनरी वेन क्या लाएगी, वापस दिल की तरफ। थैंक यू वेरी मच।